हाय स्टूडेंट्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल कादरी कोचिंग क्लासेस। मैं अपने कोचिंग चैनल के माध्यम से और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने चल रहा हूँ। और जो क्लास 9th के बच्चों के लिए और क्लास 11th के बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ यह डॉक्टर विनोद भारद्वाज, डॉक्टर प्रशांत सक्सेना, डॉक्टर आर्यल कोटप्याल और डॉक्टर सुरभि सिंघल की बुक से मैं बता रहा हूँ और पेज नंबर 113 से मैं शुरू कर रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, एनिमल किंगडम जैसा कि आप जानते हो यह टॉपिक मेरा 3 लेक्चर में पूरा होगा और बहुत ही लंबी टॉपिक है। एनिमल किंगडम कहने से ही आप समझ गए होंगे कि छोटा कोई टॉपिक नहीं है जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत शॉर्ट में किया जा सके, क्योंकि इसमें जितने भी एनिमल, ऑल द कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, दोज हु आर हर्बीवोरस और कार्निवोरस और ऑमनिवोरस और सैंग्विवोरस और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल और एरियल, जितने भी प्रकार के एनिमल्स आप देख रहे हैं, टोटल एनिमल्स का डिस्कस आप इसमें करेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, मानव को भी लेकर के। जाहिर सी बात है कि यदि हम इतने लंबे जीवों का अध्ययन करते हैं तो इतने लंबे जीवों का अध्ययन करने के लिए हमको समय की आवश्यकता होगी और यह जो अध्ययन आप करोगे यह अध्ययन आपके लाइफ टाइम के लिए होगा, हमेशा हमेशा के लिए होगा। और मैं अपने इसी लेक्चर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एनिमल किंगडम में आप लोगों ने देखा कि इसके पहले के बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने अपने अलग अलग टाइम ऑफ इंटरवल पर उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन आपने देखा, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन आपने देखा और अंत में जाकर के आपने व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन देखा। व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम नाम दिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, मीन्स थैलोफाइटा। ब्रायोफाइट को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एल्गी और फंजाई, जिसको कहा उन्होंने थैलोफाइट। मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, इस तरह से उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया और फिर भी 5 किंगडम सिस्टम दे करके यह क्लियर नहीं कर पाए कि वास्तव में इस पूरे जीव जगत में होल अराउंड वर्ल्ड्स में नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं। और इसकी संख्या अप्रॉक्सीमेट आज भी बताई जाती है और इसकी संख्या बहुत पहले भी अप्रॉक्सीमेट बताई जाती रही। जाहिर सी बात है कि जितने कैटेगरी के एनिमल हैं, आज हम टोटल कैटेगरी के एनिमल का डिस्कस एक साथ नहीं कर सकते। उनका अध्ययन करने के लिए हमको उनका क्लासिफिकेशन करना अनिवार्य है। विदाउट क्लासिफिकेशन वी हैव नॉट बी क्लासिफाई एनी कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स दोज दैट बिलोंग्स टू एनी फाइलम। Which categories of animals have belong to which category or which phylum? So my dear friends, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे जीव जो कि बहुत ही छोटे, अति सूक्ष्म प्रोकैरियोट से लेकर के और यूकैरियोट के मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ब्लू व्हेल जिसकी लंबाई लगभग 30 मीटर अर्थात लगभग 100 फीट से ज्यादा, तो 30 मीटर या 100 फीट लंबाई अगर होगी तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हो
कि इनका वजन कितना होगा। 60-70 टन इसका वजन है। तो एक जीव तो ऐसा है जो वेरी माइन्यूट है, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है प्रोकैरियोट्स में, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। विदाउट मैकेटाइल वी कैन नॉट बी सीन। बिना जो है माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको नहीं देख सकते। वी हैव सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। एंड अदर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स वी हैव कंप्लीटली बी सीन in a naturally, birds, fishes or other categories of animals, cow, buffalo, human beings, molluscs, and other categories of animals. Those have completely be seen by clearly. They have visual clearly. इन्हें आसानी पूर्वक, सामान्य पूर्वक हम आसानी से देख लेते हैं। लेकिन यहां पर जो मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं आपको, इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। आज करंट टाइम में अप्रॉक्सीमेट 12 lakhs, मैक्सिमम 12 lakhs, नॉट बी अप्रॉक्सीमेट, मैक्सिमम 12 lakhs, 12 लाख 12 lakhs से ज्यादा जंतुओं का अध्ययन किया जा चुका है। 12 लाख से ज्यादा जंतुओं का अध्ययन किया जा चुका है। फिर भी हम ये कहते हैं अभी जंतुओं का अध्ययन पूरा नहीं हुआ है। तो मैं अपने YouTube चैनल पर इनके फोटोज अपलोड भी कर रहा हूं, उसको भी आप लोग देखते चलिएगा। इनकी कुछ डिफिनीशंस भी अपलोड करूंगा, उसको भी देखते चलिएगा। तो अपने इस टॉपिक में मैं यह एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आपने देखा कि लगभग अप्रॉक्सीमेट 12 lakhs या मोर देन 12 lakhs एनिमल्स हैव नोन एंड अदर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हैव अननोन। अदर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, अदर वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, अदर एनिमल्स which belongs to which category we have not been known। कौन से एनिमल किस कैटेगरी में जाएंगे अभी हमको इसकी जानकारी नहीं है। जब हमको इसकी जानकारी मिल जाएगी फिर उसे हम क्लासिफाई आसानी से कर देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताएंगे बेसिक नेचर और बेसिक क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या दिया गया, इनके वर्गीकरण का आधार क्या बनाया गया। आधार में आप लोगों ने देखा कि इनके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के आधार मान लेते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के आधार मान लेते हैं, टिश्यू कॉम्बिनेशन को लेकर के आधार मान लेते हैं, टिश्यू सिस्टम को लेकर के आधार मान लेते हैं कि इनमें टिश्यू किस प्रकार का है, कितने प्रकार का है, कैसे टिश्यू का कॉम्बिनेशन हुआ, उसको बेस मान करके जो है आगे बढ़ जाते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर को आपने देखा और इसमें सिलोम, कौन सा सिलोमेट है, कौन सा एसिलोमेट है, सिलोम को भी आधार मान लिया गया इन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के आधार पर इनको सिलोम को भी लिया गया। जो सिलोमेट है उनको अलग किया गया, जो एसिलोमेट है उनको अलग किया गया। और अधिकतर नोटोकार्ड, पृष्ठरज्जु जिसको बोला गया पृष्ठरज्जु, नोटोकार्ड किसमें पाया जा रहा है, किसमें नहीं पाया जा रहा है। तो ये सारे ढेर सारे पैटर्न ऐसे हैं जिनको हम आधार मानते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर आपने देखा, एक्वाटिक है, हैबिट एंड हैबिटेट देखा। एक्वाटिक है कि टेरेस्ट्रियल है कि एरियल है, किस प्रकार का एनिमल है, किस कैटेगरी का एनिमल है, या ऐसा एनिमल है जो कहीं दोनों जगहों पर तो नहीं रह रहा है, उभयचर तो नहीं है, एम्फीबियन तो नहीं है, जैसे लाइट फ्रॉग, सी स्नेक। इन दिस कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स आर कंप्लीटली they are living to aquatic and terrestrial both in position. So this category of animals are called amphibian of
एम्फीबियन ऑफ एनिमल किंगडम, जिसे जंतु जगत का उभयचर कहा गया। जंतु जगत का उभयचर, उभयचर मतलब होता है जो दोनों में हो, एक्वाटिक मीडियम में भी हो और टेरेस्ट्रियल मीडियम में भी हो, इसीलिए इनको कहा गया जंतु जगत का उभयचर। तो कुछ टाइम ऑफ इंटरवल इनका वो वाटर में बिलोंग करता है और कुछ टाइम ऑफ इंटरवल इनका जो है वो टेरेस्ट्रियल पर बिलोंग करता है, स्थलीय होते हैं। कुछ समय ये जल में होते हैं, से अंडे देने के लिए जल में चले जाते हैं और वहीं पर टर्टल जो है वो अंडे देने के लिए जल से बाहर आ जाता है, रहता जल में है, अंडे देता है जल के बाहर। फ्रॉग को आप देखिए, जल में रहता है, अंडे जल में देता है और भोजन करने के लिए जल से बाहर आ जाता है। कीट पतंगों का भक्षण करने के लिए जल से बाहर आ जाता है। तो दोज कैटेगरीज ऑफ एनिमल दो जो है सर्वाइव इन बोथ इन नेचर, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, इज कॉल्ड in this category of animals is called amphibian of animal kingdom, amphibian of animal kingdom। ऐसे जीव जंतुओं को हमने कहा कि ये एनिमल किंगडम के अंतर्गत बिलोंग करेंगे, लेकिन ये एम्फीबियन होंगे। क्या होंगे? एम्फीबियन होंगे, जो प्लांट जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों मीडियम में सर्वाइव करेंगे। ऐसे केस में आप प्लांट में भी देखते हैं। Major categories of plant have survived to the aquatic in nature, but their whole life has survived in a terrestrial in nature. For just like to moss plant, एथैलोफाइट का मेन फाइलम ब्रायोफाइट। अगर इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखा जाए तो ये ब्रायोफाइट है, और ब्रायोफाइट इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम एंड फ्रॉग इज द एम्फीबियन ऑफ एनिमल किंगडम। अगर प्लांट है तब भी एम्फीबियन है, एनिमल्स है तब भी एम्फीबियंस है, फ्रॉग भी एम्फीबियंस है तो मास भी एम्फीबियंस है, दोनों एम्फीबियंस हैं। तो क्लासिफिकेशन है, ये थोड़ा सा समझ लिया जाए, फिर अगर डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन में आप लोग फिगर देखिए, या मैंने एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन की, आपका टॉपिक है जो है वो एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन का हमारा आधार क्या है। आधार में मैंने सबसे पहले लिया एनिमेलिया, एनिमल्स को लिया हमने। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द सेलुलर लेवल, कोशिकीय संगठन के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया, सेलुलर लेवल के बेस पर हमने इसको डिवाइड किया। सेकंड, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम, दूसरा मैंने टिश्यू लेवल पर डिवाइड किया है, उनके ऑर्गन सिस्टम पर डिवाइड किया। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब इस जो सेलुलर लेवल को मैंने डिवाइड किया है, इस सेलुलर लेवल के डिवीजन को आप आगे देखिए, फाइलम पोरीफेरा आ गया। क्या आ गया? फाइलम पोरीफेरा आ गया। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा दोनों इसमें आएंगे, ध्यान रहे, फाइलम पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा ये दोनों जो है आपके फाइलम सेलुलर लेवल पर बिलोंग करते हैं, इनको सेलुलर लेवल पर बिलोंग करते हैं, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। दूसरा आ गया टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम को बेस माना जाए तो इनके दो पार्ट हो गए, एक को मैंने कहा रेडियल, दूसरे को मैंने कहा बाइलैटरल। एक रेडियल होता है, दूसरा बाइलैटरल होता है। रेडियल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेडियल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को नाइडेरिया बोला गया, इसको सी साइलेंट है, ध्यान दीजिएगा, कनाइडेरिया मत पढ़िएगा इसको, नाइडेरिया सी साइलेंट। एक को हमने नाइडेरिया कहा, दूसरे को मैंने टीनोफोरा कहा, यहां सी साइलेंट है, यहां भी सी साइलेंट है। एक को नाइडेरिया कहा, दूसरे को टीनोफोरा कहा। नाइडेरिया और टीनोफोरा ये दो आ गए इसमें। और दूसरा देखिए जो बाइलैटरल में है, bilateral are divided into how many parts? 3 parts. Bilateral animals are divided into how many parts? 3 parts. One is the acoelomate. Acoelomate means absence of coelomate.
एब्सेंस ऑफ सीलोम, अगर इसमें सीलोम एब्सेंट है इसको एसीलोमेट बोला जाएगा। दूसरा मैंने कहा स्यूडोसीलोमेट, सीलोम तो पाया जा रहा है बट स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो मींस फॉल्स, फॉल्स सीलोमेट, एक गुहिका का निर्माण होता है लेकिन बंद भी हो जाता है, निर्माण होता भी रहता है, निर्माण बंद भी हो जाता है, जिसको कहा गया स्यूडोसीलोमेट। क्या बोला गया इसको? स्यूडोसीलोमेट बोला गया। तीसरा पार्ट इसका जो है वो सीलोमेट है, माने एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, एनसीलोमेट। थर्ड लेवल इसका देखा गया वो सीलोमेट का लेवल है। सीलोमेट मींस होता है जिसमें सीलोम पाया जाए। In this category of animal, those are completely present in the coelom is belong to the coelomate, and pseudocoelomate in this category of animals they belongs to the few time of interval is coelom and few time of interval is the acoelomate. This one is called to the pseudocoelomate, false coelomate, बनता भी रहता है सीलोम, बिगड़ता भी रहता है सीलोम, जिसको बोला गया pseudocoelomate. And last acoelomate means coelomate completely absent, absence of coelomate. सीलोम जो होता है, सीलोम क्या होता है? The space in between elementary canal and body wall is called coelom. The space in between elementary canal and body wall, elementary canal जो हमारी आहार नाल होती है, elementary canal and body wall is called coelom. तो ये सीलोम नहीं पाया जा रहा है, कुछ में सीलोम पाया जा रहा है, नहीं भी पाया जा रहा है, और कुछ में सीलोम प्रेजेंट होता ही है, इसमें सीलोम पाया ही जाएगा। आगे देखते हैं जो एसीलोमेट के हैं, जो एंड दोज कैटेगरीज ऑफ एनिमल दोज हु आर कंप्लीटली बिलोंग्स टू द एसीलोमेट जस्ट लाइक प्लेटीहेल्मिन्स। क्या बोला गया उनको? प्लेटीहेल्मिन्स, फ्लैट वर्म, फ्लैट, हेल्मिन्स वर्म, फ्लैट वर्म, ये फ्लैट वर्म हो गए। सेकंड वन मैंने देखा जो यहां पर स्यूडोसीलोमेट है, जिसमें बनता भी रहता है और बिगड़ता भी रहता है, स्यूडोसीलोमेट। इसमें एस्केलमेंथीज एनिमल्स आएंगे। इसमें सीलोमेट जो है, सीलोम बनता भी रहेगा और बिगड़ता, इसीलिए इसको बोला गया स्यूडोसीलोमेट। एंड थर्ड coelomate in this categories of animals those are completely belongs to the coelom, जिसमें सीलोम रेगुलर पाया जाएगा वो आएंगे सीलोमेट में। सीलोमेट के एग्जांपल में देखिए एनेलिडा, काउंट करते चलिएगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, क्या कितने हुए? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, तीन ये हो गए, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। टोटल आप काउंट करेंगे तो ये 6 आ रहे हैं। फिर से देख लीजिएगा, 6 आ रहे हैं। मैं 6 काउंट करके आपको बता दे रहा हूं जिसमें सीलोमेट है। दोज कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स दोज आर कंप्लीटली बिलोंग्स टू द सीलोमेट, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एनेलिड्स, जितने भी एनेलिडा हैं, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, 5 हो गए। एट लास्ट हो गया कार्डेटा, ये कार्डेटा हो गए। तो टोटल मिलाकर के 5 और 1 6 हो गए। ये 6 जो है आते हैं, किसमें आते हैं? ये 6 जो आते हैं ये आते हैं सीलोमेट में आते हैं। क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन? एक बार आप क्लासिफिकेशन को नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। एनिमेलिया को, एनिमल्स को मैंने क्लासिफाई किया 2 पार्ट में, सेलुलर लेवल एंड टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल को मैंने डिवाइड कर दिया पोरीफेरा और जो है सिलेंट्रेटा। फिर यहाँ पर मैंने टिश्यू ऑर्गन सिस्टम के बेस पर मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेडियल कहा और मैंने बायलैटरल कहा। रेडियल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नाइडेरिया और टिनोफोरा, ये रेडियल में आ गए। और जो बायलैटरल है, बायलैटरल मींस होता है जिनके दोनों पार्ट, जो पार्ट्स उससे 2 भागों में बटे हो, बायलैटरली सिमेट्रिकल, जिसके दोनों पार्ट बराबर हो। लेफ्ट सेंटर हो गया, ये सेंटर से एक पार्ट इधर का और एक पार्ट इधर का। ये बीच का जो रेड आप देख रहे हैं ये सेंटर हो गया,
और इस साइड का ब्लू और इस साइड का ब्लैक, तो आप देख रहे हैं कि रेड और ब्लैक दोनों बराबर बराबर हैं, तो ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल हो गया। क्या हो गया? बाइलैटरली सिमेट्रिकल हो गया, जहां पर ये दो के दोनों पार्ट इसके बराबर है। तो ये हो गया। अब आप देखिएगा ये तीनों फॉर्म आ गया। मैंने अब देखिए बाइलैटरल में, बाइलैटरल समझ गया। बाइलैटरल में जो सेंटर से दोनों साइड में बराबर होंगे, और बाइलैटरल के 3 पार्ट डिवाइड किए गए। ए सिलोमेट, जिसमें सिलोम एब्सेंट है, इसको ये सिलोमेट बोला गया। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट उसे कहा गया जिसमें सिलोमेट नहीं पाया जा रहा है, एब्सेंस है, फॉल्स है, बनता भी रहता है, बिगड़ता भी रहता है। तीसरा है सिलोमेट, जिसमें सिलोम पाया जाएगा। इसमें सिलोमेट पाया जाना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। और जिसमें सिलोमेट पाया जा रहा है उसको मैंने डिवाइड कर दिया। जिसको ये सिलोमेट को मैंने कहा प्लेटिहेल्मिन्स, फ्लैट टर्म हो गए इसमें, प्लेटिहेल्मिन्स हो गए इसमें। और स्यूडोसिलोमेट को मैंने कहा एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज आ गए। ए सिलोमेट को मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया, 6 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, और 6 पार्टों का मैंने नाम भी आपको बता दिया। फिर से वंस अगेन एक बार फिर से देख लीजिए। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और एट लास्ट कार्डेटा। इस तरह से ये 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। 6 जो है ये सिलोमेट हो गए। सो माय डियर फ्रेंड, ये रहा क्लासिफिकेशन पूरा। यार मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया। अब इसका पहला एग्जांपल मैं शो करने चल रहा हूं। पहला फाइलम मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। क्या है? फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरीफेरा को आप ध्यान से देखेंगे तो पोरीफेरा को अगर दृष्टिगत ध्यान से देखा जाए, अगर आपने नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नोट करिए। इसके बाद मैं आपको फाइलम पोरीफेरा डिस्कस करने चल रहा हूं कि फाइलम पोरीफेरा है क्या। मैंने सबका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। एनिमलिया, जिसमें सब एनिमल्स आएंगे। एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल। एक कोशिका के आधार पर उनका विभाजन किया गया, दूसरा ऊतक के आधार पर विभाजन किया गया। जो कोशिका के आधार पर विभाजन किया गया वो पोरीफेरा में आया। आइए पहले पोरीफेरा का डिस्कस किया जाए, फिर जब ये टिश्यू सिस्टम पर डिवाइड किए जाएंगे, एक को रेडियल कहा जाएगा, दूसरे को बाइलैटरल कहा जाएगा। रेडियल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नाइडेरिया और टिनोफोरा में कहा। उसके बाद बाइलैटरल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और जो है सिलोमेट। ए सिलोमेट को मैंने कहा कि ये प्लेटिहेल्मिन्स हैं, और स्यूडोसिलोमेट को मैंने कहा एस्केलमेंथीज है, और सिलोमेट को मैंने कहा 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 5 पार्ट का एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। इस तरह से मैंने इतने पार्ट में इसको डिवाइड किया। अब मैं आपको पहला फाइलम इसका डिस्कस करने चल रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। इसका जो पहला पॉइंट है वो मैं डिस्कस करने चल रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैं एनिमल का डिस्कशन कर रहा हूं, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। कौन सा फाइलम है? पोरीफेरा। पोरीफेरा ये हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोरी शब्द बना है पोरस से, फेरा दूसरा टर्म पोरस, छिद्रिल जिसको बोला जाता है, छिद्रिल, फेरा परफोरेटेड, पोरीफेरा। बॉडी, शरीर, इनकी बॉडी जो होती है कैसी होती है, अब आप समझ गए होंगे। बॉडी कैसी होती है? छिद्रिल होती है। तो इसमें ऑस्कुलम भी होता है, बॉडी छिद्रिल होती है, और ये स्थानबद्ध होते हैं। ध्यान रहे, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि स्थानबद्ध होते हैं। वयस्क अवस्था जब इनकी आती है, जिस स्थान पर ये रहेंगे, अपने प्लेस को ये चेंज नहीं करते, उसी स्थान पर ये रहना ही चाहेंगे। इसलिए इसको बोला गया स्थानबद्ध। क्या बोला गया?
स्थानबद्ध होते हैं। इसमें डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब देहभिद जो होती है 2 कोशिकीय स्तरों की बनी होती है। तो पोरीफेरा में माय डियर फ्रेंड्स मैं कुछ एग्जाम्पल शो करने चला हूं पोरीफेरा का। तो पोरीफेरा में आप लोग देखेंगे फाइलम पोरीफेरा में जैसे साइकान है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, साइकान है, इस तरह से आप लोग देखिए साइकान में बना रहा हूं। ये साइकान हो गया। ये आप देखिए ये साइकान हो गया। इसके ऊपर ये कांटे लगे हुए होते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं, बड़ी आसानी से आप ऊपर आप देख सकते हैं कांटे लगे हुए हैं इसके ऊपर। इसको साइकान बोला गया। ये साइकान हो गए, ये साइकान है। ऊपर का ऑस्कुलम आप देख रहे हो ये खुला हुआ है। इसके ऊपर ये कैसे रोए जैसे लगे होते हैं जाल, जिसकी सहायता से ये वाटर को एग्जिस्ट करता है, पानी को इसमें से होल जो होते हैं इसी होल से वाटर को अंदर लेगा और ऑस्कुलम से इसको बाहर निकाल देता है। ये प्रोसेस आप सभी में देखेंगे, जितने भी आ रहे हैं इसमें ये प्रोसेस आप सभी में देखेंगे। ये पोरीफेरा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जिसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? साइकान, या SYCON, साइकान। इसका हमने कहा कि ये साइकान है। सो माय डियर फ्रेंड्स, साइकान का फिगर आपने देखा, और ये साइकान जिसमें छोटे छोटे बर्ड्स भी निकलते हैं। ये बर्ड सेपरेट होकर के लैंगिक जनन इसमें नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ये बर्ड जो निकलती है, छोटी छोटी काइकाएं जो निकलती हैं वो बेड से डिटैच्ड हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, अलग होकर के नया प्लांट बनाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये नया एनिमल बनाएंगी, सारी नया एनिमल बनाती हैं। इस तरह से आपने देखा कि एक ऐसा कैटेगरी का एनिमल है जो अपने वयस्क अवस्था में इसको स्टोलन की आवश्यकता पड़ती है। यही स्टोलन है इसका होल्ड फास्ट, या स्टोलन बोला जाएगा। स्टोलन या होल्ड फास्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट उसे कहा जाता है, होल्ड फास्ट उसे कहा जाता है जिस पर रहने के लिए जो अपने ऊपर रहने के लिए इनको प्रश्रय देता हो, अब रहने के लिए प्रश्रय देता हो। इस सबस्ट्रेटम पर लग करके ये सर्वाइव कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, जीवित हो रहे हैं। और इनके ऊपर आप ऑस्कुलम जो देख रहे हैं इसको ऑस्कुलम बोला जाता है, ऑस्कुलम बोला जाता है। ढक्कन है ये ओपन हुआ है, और ये जो है जब वाटर रेजेस यहाँ से इंटर करती है, वाटर रेजेस इसमें से इंटर करती हैं, तो ये वाटर रेजेस के साथ जो माइन्यूट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स होते हैं उस माइन्यूट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स को ये अंडर बॉडी के अंदर तो जाने देते हैं, लेकिन जाने के बाद ये ऑस्कुलम इसका ये जो है जो इसमें देख रहे हैं आप होल्स परफोरेटेड है ना, बॉडी छिद्रिल है। छिद्रिल बॉडी क्या है? परफोरेटेड है, छिद्रिल है। इस होल के थ्रू एनिमल्स तो एंटर कर जाएंगे, लेकिन वो एनिमल्स बाहर नहीं आ पाएंगे। बाहर इसलिए नहीं आ पाएंगे, जैसे ही वाटर इसमें फिलअप हो जाएगा टोटल के टोटल होल्स जो होते हैं वो ब्लॉक कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब एनिमल्स को निकलने के लिए एक ही टॉपिक बचता है, वो है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम में यहाँ पर आप देखिए कि रोए जैसे ढेर सारे इसमें जो है उभार निकले हुए हैं, जो पूरी तरह से ऑस्कुलम को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें से वाटर निकल सकता है और एनिमल्स इसके अंदर रुक जाता है, फंस जाता है। तो इस तरह से अपने न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, अपने पोषकों को ये ग्रहण कर लेते हैं। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इसमें स्पिक्यूल्स भी है, कांटे भी हैं, बहुत छोटे 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 स्पिक्यूल्स भी है, कांटे भी है इसमें। जो कांटे इसमें है, इन कांटों का काम होता है, इन कांटों का काम होता है कि ये बॉडी से इनको जो है अगर कोई एनिमल्स आ रहा है इनके पास तो ये कांटे इसमें जो निकले हुए हैं उसको चुभ जाते हैं और उससे अपनी सुरक्षा ये कर लेता है। एनिमल भाग जाएगा, उससे अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो भोजन करने की पद्धति मैंने बता दिया आपको पोरीफेरा में कि होल्स के थ्रू वाटर करंट से ये इसमें से माइन्यूट एनिमल्स वाटर करंट के थ्रू इंटर करेगा। इंटर करने के बाद ऑस्कुलम से वाटर जब बाहर की साइड आउटसाइड में वाटर निकलेगा
तो ये कहते क्या है कि वो उसको इस तरह से मुंह को बंद कर लेते हैं और जो माइन्यूट होल आपको दिखाई दे रहा है इसी माइन्यूट होल से वाटर पास हो जाता है, लेकिन एनिमल्स को पास नहीं होने देते। एनिमल्स इसके अंदर कैच हो जाता है और धीरे धीरे उस एनिमल्स का क्या करते हैं, ये डाइजेशन करते हैं। इसी प्रकार से यूस्पॉन्जिया हो गया और स्पॉन्जिला हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया, ध्यान से नाम सुनिएगा, यूस्पॉन्जिया हो गया, स्पॉन्जिया जो है, यूप्लेक्टेला हो गया, स्पॉन्जिला हो गया और हाइलोनिमा हो गया और यूप्लेक्टेला हो गया। तो ये जो एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो होती है वो परफोरेटेड होती है। क्या होती है? बॉडी इनकी परफोरेटेड होती है। इनमें रिप्रोडक्शन हमेशा असेक्सुअल होगा। ध्यान से देखिएगा, रिप्रोडक्शन कैसा होगा? असेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इसमें अलैंगिक जनन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब जितनी भी बर्ड बनती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? बर्ड के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसके थ्रू होगा? बर्ड के थ्रू। कलिकाएं बनेंगी, मुकुल बनेंगे, लेकिन ये कलिकाएं टूट करके अपने सबस्ट्रेटम से अलग होकर के नया जो है जीव तैयार कर लेती हैं, नया एनिमल प्रिपेयर कर लेती हैं। इसीलिए हमने कहा कि इसमें बर्ड बनती हैं। क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? और देखिएगा थोड़ा सा आप लोग इसमें जो है कि इन जंतुओं में श्वसनांगों के उत्सर्जक तंत्र का अभाव होता है। इसमें श्वसनांगी अंग नहीं पाए जाते और तंत्रिका तंत्रों का पूर्णतया अभाव होता है। दूसरा, जनन जो होता है वो एसेक्सुअल होता है, जनन जो होता है वो एसेक्सुअल होता है। और इसमें जो है और भी है, इसमें पिनेकोसाइट सेल्स, पिनेकोसाइट सेल्स कहा जाता है दंश कोशिका को। तो वाय स्तर पर, आउटर लेवल पर इसमें पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, आउटर लेवल पर इसमें पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। सेकंड और लास्ट इंपॉर्टेंट कमेंट इसका देखिएगा, ये जो होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का अर्थ होता है उभयलिंगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएं, उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। तो इसमें एनिमल्स की कैटेगरी आती है, वो हर्माफ्रोडाइट की कैटेगरी आती है। तो एनिमल्स इसके जितने भी होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं। और अगर जो निषेचन की क्रिया भी देखी जाए तो पर निषेचन होता है, जिसको कहा जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा गया। मोस्टली इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की स्पॉन्जिला होती है। कांटे जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के स्पंज होते हैं। और भोज्य पदार्थों के रूप में ये जो है छोटे छोटे जीवों को लेते हैं और उनको लेकर के बॉडी के अंदर असिमिलेट करते हैं। रिस्पायरेशन होता है, इसमें श्वसन की क्रिया होती है। इसमें उस क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन लिया जाता है उस ऑक्सीजन से इनका पूरी तरह से कंबशन करते हैं, जारण करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पिनेकोसाइट सेल भी पाई जा रही है, कीट कोशिकाएं भी पाई जा रही हैं। कीट कोशिकाओं को कहा जाता है कोनोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? कोनोसाइट सेल्स। कीट कोशिका पाई जाती है और इनके सतह पर ऑस्टिया पाया जाता है, जैसे मैंने बताया आपको। और ऑस्टिया जो होता है, ये जल जो होता है स्पंज गुहा से इंटर करता है और ऑस्टिया जो है ये बाहर निकाल देती है, या ऑस्टिया खींच लेती है इसको, या ऑस्टिया जो है जल को बाहर निकाल देती है। लेकिन इसके ऊपर जो हेयर है, हेयर पूरी तरह से इसके माउथ को कैप्चर कर देते हैं, ढक देते हैं, कवर कर लेते हैं, जिससे जो एनिमल्स इसके बॉडी के अंदर चला गया है वो एनिमल्स बाहर न आ सके। इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको फाइलम पोरीफेरा के विषय में स्टडी कराया, बताया आपको। और इसके अगला फाइलम जो हमारा आता है पोरीफेरा के बाद, वो आता है नाइडेरिया, जिसको हम नाइडेरिया या सिलेंट्रोटा बोलते हैं। तो नाइडेरिया शब्द जो है एरिस्टोटल का दिया हुआ है, अरस्तु का दिया हुआ है। नाइडेरिया स्पेलिंग देखिएगा CNIDA, CNI। अगला जो हमारा फाइलम होता है वो नाइडेरिया से बिलोंग करेगा, नाइडेरिया का है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि नाइडेरिया का जो फाइलम है
नाइडेरिया शब्द को जो यूज किया है सबसे पहले वो अरिस्टोटल ने यूज किया, अरस्तु ने यूज किया है। और अरस्तु ने नाइडेरिया को इसलिए नाइडेरिया कहा कि इसमें स्पिक्यूल पाए जाते थे, कांटे पाए जाते थे, निडल्स पर जो है स्पाइन पाए जाते, इसलिए अरस्तु ने इसको कहा कि नाइडेरिया है। उन्हीं के नाम पर जो इसको आज भी नाइडेरिया के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले बताया था कि नाइडेरिया कहिए या जो है सिलेंट्रोटा कहिए, तो नाइडेरिया में हमेशा नाइडेरिया संघ है, इसमें स्पिक्यूल हमेशा पाया जाएगा। इस बात का आप सभी को हमेशा ध्यान रखना होगा। कांटे इसमें भी पाए जाएंगे, दंशिकाएं इसमें भी पाई जाएंगी, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। चूंकि उससे एडवांस कैटेगरी का एनिमल्स है नाइडेरिया। नाइडेरिया 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 में आप देखिए हाइड्रा, मैं इसका फिगर अपलोड कर दे रहा हूं और उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नाइडेरिया इसमें मस्कुलर सेल होती है, सेंसरी सेल होती है, एक्टोडर्म होता है, मीजोग्लिया होती है, इंडोडर्म होता है। मीजोग्लिया कहा जाता है मध्य की परत को, एक्टोडर्म कहा जाता है बाहर की परत को, इंडोडर्म कहा जाता है अंदर की परत को। इंडोडर्म अंदर की परत, मीजोडर्म मध्य की परत, एक्टोडर्म जो बाहर सबसे जो है बाहर की परत, और इंडोडर्म अंदर की परत, मीजोग्लिया मध्य की परत। ये तीन त्रिस्तरीय है। कितना है? त्रिस्तरीय है। 3 लेयर्ड एनिमल्स होते हैं और इसमें ऊतकों का निर्माण शुरू हो जाता है। हाइड्रा में आप देखिएगा, हाइड्रा में आप देखिएगा, इसमें नाइडेरिया फाइलम में हाइड्रा जो है बहुत ही सिंपल कैटेगरी का एनिमल। आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप लोग, ये देखिएगा आप लोग, ये बर्ड बन रही हैं और यहां पर ये इस तरह छोटा सा माउथ होता है, इसका माउथ बहुत ही छोटा होता है और इस तरह से इसमें टेंटिकल्स निकले होते हैं। हाथ जिनको कहा जाता है, ये इनके हाथ होने का कार्य करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये किसी भी सबस्ट्रेटम से जाकर के आसानी पूर्वक जाकर के लग जाते हैं। ये किसी भी सबस्ट्रेटम से आकर के बंध जाते हैं ऐसे। और एयर बबल होता है, उसी की सहायता से बंधे हुए होते हैं, एयर बबल की सहायता से बंधे होते हैं। इनके ऊपर भी स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, ढेर सारे स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। और इनमें निमेटोब्लास्ट सेल होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। जरा सा भी कोई एनिमल इनके कांटेक्ट में आया, इनको खाने के लिए आया कि निमेटोब्लास्ट सेल ब्लास्ट कर जाती है, इसीलिए उसका नाम रखा गया निमेटोब्लास्ट। जरा सा भी संपर्क में आने पर वे दब जाती हैं। और ये इनके ऊपर जो आप देख रहे हैं, इनमें जो आप देख रहे हैं कि जो ये इससे आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, इनके ऊपर भी कांटे निकले हुए होते हैं। इस तरह से जो कांटे निकले हुए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे ही कोई जीव आता है कि अपने कांटे को समेट लेते हैं, स्पिक्यूल्स को समेट लेते हैं, और जब ये उस जीव को कैप्चर कर लेते हैं तो तेजी के साथ निमेटोब्लास्ट सेल जो होती है इनकी ढक जाती है। जैसे ही निमेटोब्लास्ट सेल ढकती है, तुरंत ही इनके बॉडी के अंदर वो स्पिक्यूल्स जाकर के धंस जाते हैं। जैसे ही धंसती है वैसे ही स्पिक्यूल जाकर के इनके बॉडी के अंदर क्या करेंगे? धंस जाएंगे। जब इनके बॉडी के अंदर धंस जाएंगे तो इनके बॉडी के अंदर ये स्पिक्यूल जाकर के धंस जाते हैं इस तरह से। अब जब उनके बॉडी के अंदर ये स्पिक्यूल जाकर के धंस जाएंगे तो जीव जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एलाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पॉइजन उसकी बॉडी में दे देते हैं, जिसको हमने कहा कि ये हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा है। और उसका ये बर्ड है। क्या है? बर्ड है। इसको हम बर्ड की संज्ञा देते हैं, इसको बर्ड बोला गया, कलिका बोली गई, इसको बर्ड बोला गया। ब्यूटी बर्ड, बर्ड मींस कलिका, इसको कलिका बोली गई। तो इन्हीं कलिकाओं के इनका शरीर आपने देखा द्विस्तरीय है, द्विस्तरीय है। एक एक्टोडर्म, एक इंडोडर्म, बीच में जो हल्का सा स्पेस मिलता है उसको मीजोग्लिया कहा जाता है, मीजोडर्म कहा जाता है। इनके बॉडी के अंदर जो है वो सिलोम होते हैं, स्पेस होता है, कैविटी होती है।
और कैविटी में ये फूड को आसानी से ले लेते हैं। अपने टेंटिकल्स के थ्रू भी ये आसानी पूर्वक एनिमल्स को कैच कर लेते हैं और कैच करने के बाद अपने ओरल कैविटी में डाल लेते हैं, मुंह गुहा में डाल लेते हैं, उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से पाचन की भी क्रिया कर लेते हैं, जन्म की भी क्रिया कर लेते हैं। जब इनके जन्म का समय होता है तो ये अपने बर्ड्स को ये अलग कर देते हैं। इसकी बर्ड अलग होकर के नए पौधे को जन्म देती है, इसकी बर्ड अलग हो जाएगी और अलग होकर के आप देख सकते हैं कि इसकी बर्ड जो है यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगी इस तरह से, और इस तरह से अलग होकर के, इस तरह से इसकी बर्ड अलग होकर के सबस्ट्रेटम से लग करके, आधार से लग करके, यहाँ पर बर्ड है इसकी, ये बर्ड इसकी टूट करके अलग हो गई और ये कांटे हो गए। एक बर्ड इसकी टूट करके, ध्यान से देखिएगा, ये बर्ड इसकी टूट करके अलग हो गई है और ये अपना अलग एक कॉलोनी, अपना एक अलग एक समूह, अपना एक अलग जो है निवास बना रही है। और यहाँ भी इसमें जो है मैच्योर होने पर इसमें भी बर्ड्स निकलेंगी, तो इसमें भी ये कांटे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से ये कलिका है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय यहाँ पर जो है टेस्टिस बनते हैं और एक ओवरी बनती है, और टेस्टिस से इसमें स्पर्म निकलते हैं, ओवरी से ओवम निकलते हैं। स्पर्म और ओवम का कॉम्बिनेशन होता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट का क्लीवेज होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, फिर से जो है वो जो है 2 सेल बनती हैं, 2 सेल के बाद फिर उसमें से अलग अलग उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से एक नई कोशिकाओं को भी या नए एनिमल्स को भी ये जन्म दे देते हैं। तो आपने देखा कि हाइड्रा जो एक ऐसा एनिमल्स रहा है जो निडेरिया समूह से संबंधित है, और इसमें एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, जिसको गैस्ट्रोडर्मिस के नाम से जाना गया, मैंने बताया कि ये स्थलबद्ध होते हैं, किसी स्थल से जाकर के जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनको स्थलबद्ध कहा गया। डाइजेशन इसमें हमेशा अंतःकोशिकीय पाचन होगा, पाचन इसका अंतःकोशिकीय होता, कोशिका के अंदर, बॉडी सेल के अंदर ही इनका डाइजेशन अंतःकोशिकीय पाचन होता है। इसमें वायु कोशिकीय प्रकार के जो है पाचन का इनका अभाव होता है। ये वायु कोशिकाओं पर इनके दंशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे किसी भी एनिमल्स को डेड कर सकते हैं, मार सकते हैं। और इनको, इनके स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के अर्थात जो है लाइमस्टोन के बने हुए होते हैं। वो तेजी के साथ जो है जाकर से, आपने एरो को देखा होगा, तीर को देखा होगा आपने, इस तरह से आप देखिए, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा स्पिक्यूल्स एकदम एरो की तरह से जो है, इस पे इसका अपर पॉइंट एकदम ही शार्प है, तेजी के साथ धंस तो जाएंगे लेकिन निकलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये बेस इसका काफी चौड़ा हो गया है, पॉइंट काफी पतला है। ये इंटर तो कर जाएंगे, दग तो जाएगी ये सेल, आसानी पूर्वक लग जाते हैं। जैसे ही लगेगी उस सेल के, उस जीव के शरीर में जाकर के बढ़ जाते हैं। जैसे उसके में जीव के शरीर में इंटर कर जाएंगे, अब वो जीव इनसे भाग नहीं सकता है, ये फंसा लेते हैं, उस जीव को फंसा लेते हैं और धीरे 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 ले आते हैं। इनका ये माउथ पार्ट है, क्या है ये? माउथ पार्ट है। ये माउथ में लेकर के चले आते हैं, इसको ये माउथ पार्ट बोला गया। ये माउथ में लेकर के चले आते हैं, इसको माउथ कहा जाता है। और ये माउथ के थ्रू ये इंटर कर लेते हैं और इनका डाइजेशन इंटरसेलुलर डाइजेशन है, ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, इनको डाइजेशन करते रहते हैं और अपने लाइफ को सर्वाइव करते रहते हैं। इस तरह से इन 2 फाइलमों का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम रहे, और इनमें मैंने जो है, इनमें मैंने सारी चीजों को बता दिया। इनकी एक विशेषता, छोटी सी एक विशेषता और रह गई है कि इसमें जठरवाही गुहिका जो जठर रस का स्राव करती है, ये जठरवाही गुहिका या अंतर गुहिका जो है पाई जाती है। जो अंतर गुहिका इसमें पाई जाएगी, उस अंतर गुहिका के बेस पर ये जो है स्राव करते हैं और उस जीव को पूरी तरह से डेड इंडिकेट कर देते हैं, मार डालते हैं। इस तरह से आपने देखा कि मैं अब अलीमुद्दीन शेख अपने काजी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आज मैंने क्लासिफिकेशन और 2 फाइलम पोरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, ये 2 फाइलम मैंने आपको पढ़ा दिया। 3 चीजें आज मैंने आपको पार्ट 1 में जो है एनिमल किंगडम के पार्ट 1 में मैंने 3 चीजें आपको बता दिया। और अब हम लगातार 5-5, 6-6 जीवों का फाइलम जो फैमिली का अध्ययन करेंगे। तो हमारा अगला आने वाला टॉपिक जो
जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग एक एक करके इसको देखते चलिएगा, रखते चलिएगा, लिखते चलिएगा और नोट बनाते चलिएगा। जब तक कि लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी करते चलिए। नीट का एग्जाम आप सभी लोग जानते हैं कि वो आगे चला गया है, पोस्टपोन्ड हो गया है, और वो जो है उसकी तैयारी आप लोग करिएगा। तो इस हमारे टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो नीट के जो एग्जाम से बिलोंग करेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इंटरमीडिएट से बिलोंग करेंगे। क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उनको भी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। क्लास 9 में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना है कि, और वही क्लास 11th जो क्लास 9th का डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वही क्लास 10th का एनिमल किंगडम है। तो ध्यान रहे कि टोटल एनिमल्स आपको वही पढ़ने हैं, सारी चीजें आपको वही पढ़नी है। टॉपिक सारे पॉइंट वहां भी एक्सप्लेन किए गए, यहाँ भी एक्सप्लेन किए गए। अंतर थोड़ा सा होता है कि 2-4 स्टेप 11th में ज्यादा बताना पड़ता है, वही 2-4 स्टेप जो है 9th में कम बताना पड़ता है, क्योंकि 9th के बच्चों का स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा सा कम होता है, इसलिए उनके बेस पर यह बताया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 9 टू क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब के सब इसका नोट बनाते चलेंगे। क्लास 9 के लिए मैंने बताया कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और क्लास 10th के लिए मैंने बताया कि एनिमल किंगडम है। तो इसी के लिए साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, और मेरा YouTube चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही ज्यादा से ज्यादा हम आपको टॉपिक पे बराबर लेक्चर जो है, लगातार लेक्चर जो है आपको देते रहेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। हमारा अगला जो है लेक्चर होगा टीनोफोरा पर, और टीनोफोरा का जो लेक्चर होगा वो भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।